और अब खबरें तफसील से। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने आज मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक भंसालकर से मुलाकात की। सलमान खान शाम 4 बजे अपनी कार में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात को एक खैर सगाली मुलाकात का नाम दिया गया। ताहम याद रहे कि गुज़िश्ता माह सलमान खान और उनके वालिद सलीम खान को एक खत मौसूल हुआ था जिसमें धमकी दी गई थी कि बाप बेटे का हश्र पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला की तरह कर दिया जाएगा, जिसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। इस मुलाकात को इस तनाजुर में भी देखा जा रहा है। और हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मजीद जानकारी के साथ। प्रशांत, किस बात को लेकर मुलाकात हुई? क्या जो कयास लगाए जा रहे हैं क्या वही बात थी जो सलमान को पिछले दिनों जिस तरह से धमकी मिली थी खत के जरिए से, क्या उसी सिलसिले में यह मुलाकात थी या इसके पीछे कुछ और बात है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर घड़ी के हिसाब से बात की जाए तो तकरीबन 4:56 पर सलमान खान मुंबई पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचे और 4:45 बजे वो यहां से निकल गए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए 45 मिनट की मुलाकात जो है इस दफ्तर में सलमान खान और कमिश्नर के बीच हुई है। हालांकि ऑन रिकॉर्ड मुंबई पुलिस कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर का ये कहना है कि एक कर्टसी मीटिंग थी, क्योंकि विवेक फंसलकर जो कमिश्नर हैं उनकी बहुत पुरानी दोस्ती सलमान खान के साथ है। लेकिन जो जानकारी सूत्रों से हमें मिली, मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जिस तरह से सलमान खान और उनके परिवार को लॉरेन बिश्नोई गैंग से जो धमकी मिला था, जिस पत्र को लेकर के मुंबई पुलिस की तरफ से जांच भी की गई थी, उसके बाद सलमान खान ने अपने लिए खुद के लिए एक वेपन के लाइसेंस की अर्जी जो है मुंबई पुलिस के पास दी थी। उसका क्या स्टेटस है और क्या उन्हें आगे चल करके वो लाइसेंस मिलेगा, इस बात की जानकारी लेने के लिए वो खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है उन्होंने। दूसरी सबसे अहम बात मैं आपको याद दिलाऊं कि उन्होंने साथ ही कमिश्नर के सामने वो वजह भी रखा। देखिए, अगर लाइसेंस गन आपको चाहिए तो उसके कई कंडीशन होते हैं, कई टर्म्स होते हैं। उसी कंडीशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब चिंगारा केस हुआ था तो उस वक्त भी जो है लॉरेन बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को धमकी मिली थी। उस वक्त उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और उसके बाद ये दूसरी बार जब मूसा वाला कांड हुआ उसके बाद सलमान खान को धमकी मिली तो उन्होंने कहा कि मेरे पास गार्ड है, मेरे गार्ड के पास जो है वेपन्स भी है लाइसेंसी, लेकिन मेरे पास या मेरे परिवार के पास यानी मेरे पिता के पास ऐसा खुद का कोई पर्सनल लाइसेंस नहीं है जिसके लिए हम गन रख सके अपने पास। इसलिए मुझे एक लाइसेंस फिर से दिया जाए ताकि मैं अपनी सुरक्षा के लिए गन अपने पास रख सकूं। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, जब 2002 हिट एंड रन केस हुआ था तो उस वक्त सलमान खान का लाइसेंस जो है रद्द कर दिया गया था। उनके पास जो हथियार रखने की परमिशन थी वो तब से कैंसिल कर दी गई थी। इसी बात को लेकर के ये अहम बैठक हुई है 45 मिनट का, और जिसके चलते अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मुंबई पुलिस इसको लेकर के क्या फैसला करती है। सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि इसी मुलाकात में मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ये भी जानने की कोशिश की, जो मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच की थी, जो धमकी मिला था उसका स्टेटस क्या है, उस मामले में कितने तथ्य हैं, उसके पीछे क्या लॉरेन बिश्नोई ही गैंग है। तो मुंबई पुलिस ने अपनी जो रिपोर्ट बनाई थी उस बात पर भी चर्चा की गई है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए सलमान खान पहली बार मुंबई पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचे, 45 मिनट उन्होंने बैठक की। यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि विवेक फंसलकर इसके पहले थाने पुलिस कमिश्नर थे, लेकिन सलमान खान कभी उनसे मिलने नहीं गए। तो ऐसे में जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें बताई जा रही हैं उसमें कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें हैं यही है कि सलमान खान अपने बचाव के लिए अपने पास एक खुद वेपन रखना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अर्जी दी है। और उस अर्जी का क्या स्टेटस है, साथ ही साथ उनकी सुरक्षा को लेकर खुद चिंतित दिखे, और इसी पर मुंबई पुलिस कमिश्नर से बैठक की गई है। बहरहाल आने वाला समय ये तय सवाल एक बार यहाँ पर ये बहुत अहम है कि एक तो ये कि सलमान खान को पिछले दिनों जान से मार देने की धमकी मिली है, तो क्या उस धमकी के बाद से सलमान खान के सिक्योरिटी रिव्यू की गई पुलिस के जानिब से, क्या कुछ सिक्योरिटी बढ़ाई गई? पहला सवाल। दूसरा कि क्या लाइसेंस, एक गन के लाइसेंस के लिए सलमान खान को खुद कमिश्नर से जाकर मिलना पड़े, क्या ये बात मतलब उतनी दमदार नजर आती है? देखिए, पहली बात तो जिस तरह से आपने कहा कि जब धमकी भरा पत्र मिला था तो जो ज्वाइंट कमिश्नर है विश्वास नागरे पाटिल वो खुद सलमान खान के घर गए थे। उन्होंने खुद सलमान खान का बयान भी रिकॉर्ड किया था और उस वक्त जो है उनकी सिक्योरिटी का जायजा भी उन्होंने लिया और जो
बांद्रा के डीसीपी हैं उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इस मामले को नज़दीक से देखें। उन्होंने जांच के आदेश भी दिए थे। देखिए, मुंबई पुलिस के साथ साथ मुंबई क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जांच कर रही थी। यूनिट 9 ने पूरा मामला भी जांच किया, लेकिन जो उनके पास ऑन द रिकॉर्ड है, उन्होंने सीपी के साथ चर्चा की, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा इन दिनों सलमान खान को नहीं दिया गया था। वहीं दूसरी बात, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि महज एक लाइसेंस के लिए सलमान खान को कमिश्नर ऑफिस आना पड़े, देखिए बिल्कुल इसमें यह तथ्य सही माना जा सकता है, क्योंकि सलमान खान ने जो यहाँ पर रीजंस दिए हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर को कि जिस तरह से पहले भी लॉयर बिश्नोई ने उनको धमकी दी थी और उसके बाद मूसावाला कांड के बाद जो धमकी उनको मिला है, उन्होंने ये रीज़न रखा। और साथ ही अब देखिए, सलमान खान एक बहुत बड़ा नाम है। जिस तरह से 2002 में हिट एंड रन केस हुआ, सलमान खान की प्रतिमा कितनी धूमिल हुई थी वो सबको पता है। सलमान खान का बिहेवियर कितना चेंज हुआ था सबको पता है, और इसी के चलते उनके पास से लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था। अब अपने आप को खुद कहीं पर रिप्रेजेंट करना और अपने पास खुद का वेपन होना तो एक रुतबे में बढ़त आती है, और ऐसे में अब उनका काम आसान कौन कर पाएगा? मुंबई पुलिस का मुखिया। यही एक वजह है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर से खुद मिलने वो पहुंचे और उन्होंने तमाम रीजंस जो है उनके सामने रखे हैं। बहरहाल ऐसे में देखना होगा कि मुंबई पुलिस की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, क्या उन्हें आने वाले दिनों में जो उन्होंने अर्जी की है उस पर मुहर लगती है, क्या सुरक्षा के जो उनके कारण थे उसमें किसी प्रकार की बदलाव या डेवलपमेंट होता है, ये सारा तय मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से या मुंबई पुलिस की तरफ से किया जाएगा। प्रशांत, एक और सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा। जैसा आपने बताया कि मूसेवाला की तरफ, यानी उस मामले के बाद से जो लॉयर बिश्नोई की तरफ से जो धमकी मिली थी, तो क्या इस धमकी के बाद, एक तो आपने इस बात को क्लियर कर दिया कि अभी कोई उनके सिक्योरिटी में पुलिस के जानिब से कोई इजाफा नहीं किया गया है। मेरा सवाल अब ये है कि क्या सलमान खान उस धमकी के बाद से मुंबई में जिस तरह से वो कहीं निकला करते थे या घूमा करते थे, क्या उसमें कमी आई है? ऐसी कोई खबर है? और क्या अब जबकि सलमान खान अभी कमिश्नर से मिलने आए थे, तो क्या उनके पास पर्सनल गार्ड्स जो हैं वो कितने थे? क्या आपने कुछ गार्ड्स बढ़े हुए देखे? देखिए, यहाँ पर एक चर्चा का विषय ये हो गया था कि उनके जो बॉडीगार्ड हैं, जो उनके एकदम करीबी बॉडीगार्ड कहे जाते हैं, शेरा, वो आज सलमान खान के साथ नजर नहीं आए। सबसे बड़ी बात। दूसरा ये है कि उनके गार्डों की जो संख्या है वो उतनी ही थी, क्योंकि वो अपने खुद कार से आए थे, उनका ड्राइवर, उनके 2 गार्ड और वो वहाँ पर मौजूद थे। और सब यही चर्चा कर रहे थे कि सलमान खान अगर जॉगिंग के लिए भी अपने घर से निकलते हैं, साइकिलिंग के लिए भी निकलते हैं, तो शेरा हमेशा उनके साथ मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में लोगों को ना पता चले कि कमिश्नर से मिलने सलमान खान जा रहे हैं, तो इसलिए शेरा को जो है अपने साथ में नहीं लाया गया। क्योंकि देखिए, ये बहुत गंभीर बात है और नज़दीकी मामला होने के नाते उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है सुरक्षित तौर पर गोपनीय रखने की पूरी कोशिश की है। लेकिन क्या पुलिस कमिश्नर की तरफ से इनकी सुरक्षा को लेकर के किस तरह के बदलाव करने हैं और जिस तरह से उन्होंने गुजारिश की है, क्या उनकी गुजारिश को किस हद तक माना जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस पर मुहर जो है वो मुंबई पुलिस की तरफ से ही लगेगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि लॉरेन बिश्नोई की धमकी के बाद सलमान खान अपनी सुरक्षा पर खास ध्यान दे रहे हैं। उनके जो प्राइवेट गार्ड्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है। सलमान खान इन दिनों बांद्रा बैंडस्टैंड में जब हम देखते थे कि साइकिलिंग के लिए कभी निकल जाते थे, कभी जॉगिंग के लिए निकल जाते थे, कभी उनका जो भाईजान रेस्टोरेंट है बांद्रा में वहाँ चले जाते थे, लेकिन इन दिनों उनका इस तरह का चर्या जो है उसमें कमी पाई गई है। और आज जिस तरह से मैंने कहा कि उनका खास बॉडीगार्ड उनके साथ मौजूद नहीं था शेरा, यानी शेरा को कहाँ रखा गया, क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, ये चर्चाएं जो है बाजार में जरूर की जा रही हैं। लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर से जो बैठक हुई है उसमें अहम यही 3 मुद्दे थे। पहली तो उनको जो धमकियां मिल रही हैं, दूसरा उनको खुद का लाइसेंस चाहिए, वेपन के चाहिए जिसके लिए उन्होंने अर्जी दी है, और तीसरा उन्होंने साफ तौर पर जो रिपोर्ट है मुंबई पुलिस की वो वहां पर रखाई कि भैया जो हमको धमकी मिली थी उसके बाद इस तरह की जांच भी की गई, तो उस जांच का स्टेटस भी आप देख लीजिए एक बार। यानी नए मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर अब इस पर क्या कुछ रुख करते हैं, क्या कुछ बातें आगे इस पर होती है, ये आने वाले समय में साफ हो पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, तमाम जानकारी के लिए। तमाम नुमाइंदे प्रशांत हमें बता रहे थे कि मुलाकात का मकसद क्या था, जराए के हवाले से बात क्या सामने आ रही है और पुलिस का कहना क्या है। इतना जरूर है कि सलमान खान की जो सिक्योरिटी है उसके ताल्लुक से सवालात लगातार खड़े हो रहे हैं। अगला सवाल, मोदी हुकूमत ने अगली खबर के तौर पर मोदी हुकूमत ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी वजह से जरूरत जिंदगी की कई अहम चीजें
जीएसटी में शामिल हो गई हैं। इस फैसले से लोगों को बुनियादी चीजें हासिल करना भी अब मुश्किल होने जा रहा है। बुनियादी जरूरत की चीजों को जीएसटी के दायरे में शामिल करने के फैसले के खिलाफ नांदेड़ में जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में एसडीपीआई से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों नौजवानों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत की मौजूदा माशी पॉलिसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। जीएसटी की वजह से महंगाई में हो रहे इजाफे पर भी तशवीश का इजहार किया गया। इस महीने जून के महीने में जो है उनको जीएसटी वसूल हुआ है गवर्नमेंट को। इसके बावजूद गवर्नमेंट चाह रही है कि ये जीएसटी और बढ़े। लोगों की ज़िंदगी का क्या हो इससे उनको लेना देना नहीं है। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है कॉरपोरेट सेक्टर के जो है लोन माफ़ कर रही है। अभी रिपोर्ट आई है जो संसद में आई है, पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट ने खुद रिपोर्ट दी है कि 11 लाख करोड़ रुपए कॉरपोरेट सेक्टर का गवर्नमेंट ने माफ़ किया है, जिसमें से 70-75 हज़ार करोड़ जो है अकेले जो है अडानी के हैं। तो ये सारी चीज़ें मुल्क में चल रही है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है आवाम पर बोझ डालते जा रही है। तो हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से कि कॉरपोरेट सेक्टर को इतनी छूट जब दी जा रही है तो आवाम के खिलाफ इतनी सख्ती क्यों की जा रही है। तो ये जो चीज़ें आज हुई हैं, जीएसटी लगाई गई है, हमारी डिमांड है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की कि ये जीएसटी को गवर्नमेंट फ़ौरन वापस ले, वरना हम इसके खिलाफ एक लंबा जो है एहतजाज चलाएंगे इंशाल्लाह। नासिक जिले के 2 एमएलए जिनमें वजीर दादा भूसे और सुहास कांदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को छोड़कर वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के साथ जाना पसंद किया। मालेगांव तहसील के पुराने शिव सैनिकों ने एक मीटिंग लेकर ये फैसला किया कि वो उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे। आंजानी बाल ठाकरे के मानने वाले ये शिव सैनिक कह रहे हैं इन एमएलए के जाने से शिवसेना को कोई फर्क नहीं पड़ता और शिवसेना जैसी थी वैसी ही रहेगी। अवाम उद्धव ठाकरे के साथ है। एकनाथ शिंदे से लेकर 40 एमएलए ये शिवसेना से बाहर हुए। बीजेपी के साथ उनका नाजायज गठबंधन हुआ है और उस गठबंधन के जो अभी नेता है वो एकनाथ शिंदे है। और ये जो एकनाथ शिंदे के साथ 40 लोग जो गए हुए, तो ये जाने से शिवसेना को कोई फर्क नहीं गिरने वाला है। शिवसेना एक ऐसा पक्ष है, एक ऐसा विचार है, एक कुटुंब है। जबकि बाला साहब जी ठाकरे शिवसेना के जो सुप्रीमो है, उन्होंने इस महाराष्ट्र को एक अच्छी राजनीति दी है और उनके विचार से प्रेरित होकर पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना का काम अच्छे ढंग से चल रहा है। अभी आज शिवसेना को ये दगा फटका जो हुआ है, ये कोई पहला दगा फटका हुआ नहीं है। इससे पहले 3-4 दगे फटके हो चुके हैं। उसके बाद भी शिवसेना दुगनी जोर से गुजर करके महाराष्ट्र में अपना नाम चला रही है और ये 40 आमदार जाने से भी कुछ फर्क नहीं गिरने वाला। महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार गणेश उत्सव की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। रियासत भर में यह त्योहार 10 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार के जरिए समाजी और माशरती बेदारी का पैगाम भी दिया जाता है। लेकिन उत्सव की पहचान ढोल ताशे और नगारे होते हैं। ढोल ताशों की थाप पर बिरादरान वतन के थिरकते हाथों में जो ढोल होते हैं, उन्हें बनाने वाले हाथ मुसलमानों के होते हैं। वो कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, होली, दिवाली, नवरात्रि हो या शिवाजी और अंबेडकर जयंती, हर त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन गणेश उत्सव की बात ही निराली होती है। इस उत्सव की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं। अभी गणेश उत्सव को 1 महीना बाकी है, लेकिन तबला साजों को बात करने की फुर्सत नहीं है। औरंगाबाद में तबला साजी के कारोबार की अपनी एक तारीख है। इस पेशे से जुड़े लोगों का कहना है कि कई नस्लों से उनके यहाँ तबला साजी की जाती है। बदलते तकाज़ों के साथ तबले की बनावट से लेकर कीमतों में भी ज़मीन व आसमान का फ़र्क हो गया है। लेकिन इस पेशे की बदौलत कई खानदानों की कफालत हो जाती है। ये दुकान को हमारे कम से कम 4थी पीढ़ी चढ़ी है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम चालू होगा लॉकडाउन की वजह से, अभी कोरोना की वजह से अभी मार्केट अभी धीरे धीरे चालू हो गया। सर अभी कैसा है, अभी रेट बढ़ने से पहले 1200-1100 रुपये ढोल जाता था।
अभी रेट इतने बढ़ गए, अभी 1600 से स्टार्ट हो गया। अभी दिक्कत इतनी आ रही है, अभी कैसा है महंगाई की वजह से। अपना ये शिवरात्रि में, गणपति में, शिव जयंती में, 14 अप्रैल में, ये सब त्योहारों में बने जाते हैं और मुहर्रम में भी बनाए जाते हैं। मुहर्रम में अलग नगारा यूज़ होता है, ये ढोल नहीं चलते। और अपने गणपति में जो है तो ये ढोल चलते हैं, जंबो ढोल, लेडीज़ ढोल। औरंगाबाद में बनने वाले ढोल, ताशे और तबलों की मराठवाड़ा के तमाम अजला में मांग है। दूर दराज इलाकों से लोग ढोल, ताशे और तबले खरीदने के लिए औरंगाबाद का रुख करते हैं। तबला साजों का कहना है कि 2 दिन में एक तबला बन जाता है, लेकिन रवायती तबले की जगह अब जदीद तबले ने ले ली है। किसी जमाने में खाल और लकड़ी के ड्रम से बनने वाला तबला अब फाइबर और फिल्म से बनाया जा रहा है। इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें कम वक्त और लागत में ज्यादा मुनाफा का उनसुर भी शामिल है। ढोल बनने को 2 ही दिन लगते ढोल बनने को। और उसके ऐसे मटेरियल यूज़ होता है, ऐसा फाइबर आता है। पहले लेदर के बनते थे, लेदर का कैसा है सर, वो अभी बारिश में ढीला पड़ जाता है। ये अपना गरवार फिल्म होता है, ये इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पानी से कुछ इसको फ़र्क पड़ता नहीं है, ये जब भी बन जाता है। कितने किस्म के ढोल बनते हैं? ये कम से कम मेरे पास जो है तो अपना पुणे ढोल बनता है, नासिक ढोल बनता है, अपना फिर लेडीज़ ढोल एक स्पेशल है वो भी बनता है, बेज ढोल बनता है। हमारे ढोला अपने यहाँ तक के आते, नगर, अमरावती, अपने वालूज, पंढरपुर, गोपालगांव, बुल्ढाना, 40गांव, धुलिया। कितने साल से जुड़े हुए आप इस कारोबार से? ये कारोबार में नहीं बोले तो मेरे पूरा बचपन है इसमें यार। मौसीकी के आलात में डीजे ने रवायती मौसीकी के आलात को माधूम कर दिया है, लेकिन तबले का बदल नहीं है, इसलिए तबले की मांग आज भी बरकरार है। लेकिन सदियों पुराने इस फन को फरोग देने की ज़रूरत है, वरना दीगर पेशों की तरह तबला साजी का पेशा भी माधूम हो जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। बज़्म सक़ाफ़त और उर्दू अदब अकोला के ज़ेर एहतमाम एक अदबी नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें नौजवान शायर अनस नबील और बुरहानपुर के शायर जमील असगर की किताबों का इजरा अमल में आया। अनस नबील की किताब याद तन्हाई और जमील असगर की किताब लहू टपकता है पर अदीबों ने अपनी राय पेश की। इसके बाद एक मुशायरे का भी इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम शौरा ने अपने कलाम पेश किए। बुरहानपुर के मशहूर मारूफ शायर जमील असगर साहब और इलाका बरार के मशहूर मारूफ शायर अनस नबील साहब की किताबों के इजरा की तकरीब मुनक्किद की गई थी। हम मुबारकबाद पेश करते हैं अनस नबील साहब को, जमील असगर साहब को, कुल हिंद बज़्म अदब व सक़ाफ़त की जानिब से। मुंबई से मुतसिल कल्याण के टिटवाला इलाके में एक ऑटो रिक्शा के पैसेंजर वाली सीट पर 5 फुट सवारी के बजाय तवील अजगर सांप यानी 5 फुट लंबा अजगर सांप बैठा हुआ देखकर रिक्शा वाला हैरान रह गया। रिक्शा वाले ने अपने एक दोस्त को मुत्तला किया, जिसके बाद जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम वॉर फाउंडेशन के सागर महात्रे ने आकर सांप को पकड़कर महकमा जंगलात के अफसरान को दिया। अफसरान ने तंजीम के रज़ाकारों की मौजूदगी में सांप को जंगल में महफूज मकाम पर छोड़ दिया। झाकण घ्या ना ड्रमचं, पकड़ 2 मिनट।